हाथी के मुकाबले देवर दिखने में काफ़ी ताकतवर था। देवर हर रोज आए दिन लोगों की कमर की मालिश किया करता था और उनका सदियों पुराना दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाया करता था। देवर अपनी फिटनेस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता था। वह घर में ही एक्सरसाइज किया करता था और उस वक्त उसे देखकर मैं अक्सर पिघलने लगती थी। पूरे घर में अकेली काम किया करती थी, जिसकी वजह से हमेशा मेरी पीठ पर दर्द शुरू हो जाता। लेकिन देवर को कहने की बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। एक दिन पति घर पर नहीं था। उस दिन मेरी पीठ पर काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। मैं बिस्तर पर बैठी काफ़ी तकलीफ में थी। तभी देवर भागता हुआ आया। उसे मुझसे कुछ काम था, लेकिन जब उसने मेरी हालत देखी तभी कहने लगा कि भाभी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी आपकी कमर का दर्द मिनटों में गायब कर दूंगा। लेकिन तभी उसने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और जब मेरी कमर पर कपड़ा हटाया तो उसके हाथ पड़ते ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। वाकई उसके हाथों में काफ़ी जादू था। देवर मसाज करने के बहाने अपना हाथ इधर उधर सहलाने लगता था। देवर के इरादे में अच्छे से समझ चुकी थी और तभी देवर ने मौका पाकर मेरे साथ मैं गोरखपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे घर में माता पिता और 2 छोटे भाई रहा करते थे। बचपन से ही मैं मोहल्ले के एक लड़के को मन ही मन चाहने लगी थी, लेकिन आज तक मैंने कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार बिल्कुल भी नहीं किया था। माता पिता ने मुझे 10वीं कक्षा तक पढ़ाया था। मैं ज़्यादातर अपने माता पिता के कहने के अनुसार ही हर काम किया करती थी। माता पिता ने मेरा नाम गंगा रखा था। मैं दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन जब मैं 10वीं क्लास में गई तो वह लड़का दूसरे शहर काम करने के लिए जा चुका था। उस वक्त यह खबर सुनकर मैं काफ़ी टूट भी चुकी थी। मैं बचपन से ही उससे शादी करना चाहती थी। मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह बोलने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद मैं इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। घर के कामकाज करके या फिर सहेलियों के साथ मैं अपना वक्त बिताया करती थी। मैं हमेशा मन ही मन सोचती कि एक बार वह लड़का वापस आ जाए तो इस बार उसे अपना प्यार का इजहार जरूर करूँगी। इस बार उसे अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन शायद हम जिंदगी में जैसा चाहते हैं हमें बिल्कुल भी वैसा नहीं मिलता। इसी तरीके से अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिए थे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कई जगह मेरा रिश्ता भी लगा था, लेकिन लड़के वालों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट जाता था। मेरा रिश्ता टूटने से मुझे कोई भी दुख नहीं होता था, लेकिन माँ बाप पर इसका बहुत भारी असर पड़ता। वह हमेशा मेरे लिए उदास रहते, परेशान रहा करते। हमेशा यही कहते कि हम जल्द ही तेरी शादी अच्छे घर में कर देंगे, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर। तेरी ज़िंदगी में कोई बेहतर लड़का आएगा जो ज़िंदगी भर तेरे साथ रहेगा। माँ बाप के सामने मैं झूठ मूठ का उदास हो लिया करती थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ गांव के तालाब में बैठकर मटके में पानी भर रही थी। तभी अचानक मेरी एक सहेली दूर से भागती हुई आई। कहने लगी कि सुनो सुनो, एक न्यूज़ मिली है। वह जो रमेश था ना, कई साल पहले यहाँ से शहर के लिए रवाना हुआ था। रमेश का नाम सुनकर तो मेरी आंखें बड़ी हो गई। मैं जल्द ही उस लड़की के पास गई और पूछने लगी, जल्दी बताओ बात क्या है। तभी वह कहने लगी कि वह लड़का वापस आ चुका है। यह सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी सारी सहेलियां मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। कहने लगी कि अरे तुझे क्यों उसके आने की इतनी खुशी हो रही है। लेकिन तभी मैंने अपनी खुशी को जाहिर ना करते हुए ऐसा कहा कि अरे कुछ साल पहले उसने मेरे पापा से पैसे लिए थे। वह वापस शहर चला गया था, अब आया है तो उससे पैसे मांगूंगी, बस इसी वजह से खुश थी, बल्कि और कोई वजह नहीं थी। तभी मैंने अपनी दूसरी सहेली को कहा, आगे तो बता, रमेश कहाँ है। तभी कहने लगी, रमेश तो पहले के मुकाबले काफ़ी हैंडसम हो चुका है, काफ़ी उसने बॉडी शॉडी भी बना ली है और सुना है कि बाहर से मसाज सीख कर आया है, जिसे लोगों की पुरानी से पुरानी कमर का जो दर्द होता है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। अपनी सहेली की बातें सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और मन ही मन सोचने लगी कि इस बार उसे अपने हाथ से वापस नहीं जाने दूंगी। मैं तुरंत घर गई, लेकिन तभी देखा कि रमेश की माँ मेरे घर बैठी थी। रमेश की माँ और मेरी माँ दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। तभी माँ ने मुझे सामने खड़ा देखा तो कहने लगी, अच्छा हुआ बेटी घर वापस आ चुकी हो, ये अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने तुरंत शर्माते हुए कहा
कि माँ आपको जैसा मंजूर हो मैं उसमें राजी हूँ, और तुरंत शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। बाहर उन लोगों की आपस में बात करने की आवाज़ें आ रही थी। वह लोग मेरी शादी का मुहूर्त भी जल्द ही जल्द निकलवा रहे थे। यह सब देखकर मैं बेहद खुश हो चुकी थी। सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। आखिर जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी, अब वह मेरी जिंदगी में वापस आने वाला था। रमेश की माँ के जाने के बाद मैं तुरंत बाहर गई और माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ मुझसे प्यार से कहने लगी कि बेटी तू चिंता मत कर, अब तेरी भी हाथों में मेहंदी लगेगी और तेरी विदाई भी होगी। इस बार मैं कोई भी शादी में परेशानी नहीं आने दूंगी। ये कहते ही माँ कहने लगी, सावित्री आंटी का बेटा बाहर से आया है और काफ़ी अच्छा कमा भी लेता है, और वह तेरी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर मैं तो खुश हो चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे माँ ऐतराज़ नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैं उनके बेटे को काफ़ी सालों से जानती हूँ। हाँ, कभी कभार हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन सावित्री आंटी का बेटा काफ़ी अच्छा है। माँ कहने लगी, वही तो बात है ना, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर ही तुम्हारी शादी कर दी जाए, क्योंकि उनका बेटा काम के सिलसिले से अक्सर शहर के बाहर रहता है। इस बात से मैं बेहद खुश हो चुकी थी। मुझे कोई भी एतराज़ नहीं था। अब मेरे घर में शादी की शहनाइयाँ बजनी शुरू हो चुकी थी। घर का पूरा माहौल शादी वाला था। माता पिता ने भी मेरे लिए लहंगे वगैरह देखने शुरू कर दिए थे। फिर जल्द ही मेरी शादी का दिन भी आ चुका था। आज मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। माँ ने मुझे उसके बाद एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर मंडप पर बिठा दिया था। उसके बाद कुछ मंत्र पढ़कर मेरी शादी हो चुकी थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। ससुराल में मेरा लोगों ने काफ़ी अच्छे से स्वागत भी किया था, लेकिन उसके बाद मेरी सास ने मुझे कमरे में भेज दी। उसके बाद बिस्तर पर बैठकर मैंने एक बड़ा सा घूंघट ओढ़ लिया। मेरे मन में काफ़ी सारे ख्यालात भी चल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं बस बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी मुझे किसी के चलने की आहट की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद मेरे पति आ चुके हैं। पति ने आते ही धीरे से कमरे को अंदर से बंद कर दिया था और उसके बाद वह मेरे बगल में आकर बैठ चुके थे। हालांकि हम दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर उन्होंने धीरे से मेरा घूंघट उठाया। मैं उस वक्त काफ़ी शर्मा रही थी और उसके बाद मेरे माथे को भी चूमना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं शर्माते हुए अपनी आंखें ऊपर की, तो जो शख्स सामने खड़ा था उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे हटी। मैं इससे पहले उस इंसान से सवाल करती तो वह कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं आया? मैंने कहा कि लेकिन आप तो। कहने लगा कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। बचपन से ही माँ ने मुझे नानी के पास छोड़ दिया था और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। लेकिन नानी के गुजर जाने के बाद माँ ने मेरी शादी तुमसे करवा दी ताकि मैं यहाँ पर आता जाता रहूँ। मेरा काम अक्सर शहर में रहता है, लेकिन शहर में घर का भाड़ा बहुत ज़्यादा है। जब वक्त हालात बेहतर रहेंगे तो मैं खुद वहाँ घर खरीद लूँगा। अब मुझे सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। मेरे साथ इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती थी? मैंने तभी रोते हुए कहा कि फिर रमेश? तो कहने लगा कि रमेश मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर तो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा था। यानी कि जिस शख्स से मैं प्यार करती थी, आज मैं उसकी भाभी बन चुकी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। वह इंसान मुझे बार बार चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह मुझसे पूछने लगा कि आखिर मुझसे क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो? मैंने क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है? मैं तुरंत उसके बाद वॉशरूम में चली गई थी और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वह आदमी बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन इस वक्त अगर मैं रोती ना तो मेरे सब्र का बांध टूट जाता और मैं कुछ गलत भी कर बैठ सकती थी। आखिर बार बार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? इतना नज़दीक आकर भी मैं उस इंसान की पत्नी ना बन पाई। मुझे माँ की बात भी याद आने लगी थी। उन्होंने भी कहा था कि सावित्री आंटी का बेटा बाहर से आया है, लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके बेटे का नाम क्या था। अगर मुझे उनके बेटे का नाम भी पता चल जाता तो मैं तुरंत इस रिश्ते को इनकार कर देती, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बस रोए जा रही थी। अगर मैं शादी की रात अपने पति को सारी हकीकत भी बताती हूँ, तब मेरी और मेरी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। मेरे पास सब कोई रास्ता भी नहीं था। काफ़ी घंटे तक वॉशरूम में बैठकर मैं रो रही थी। उसके बाद अपने आंसुओं को पोंछकर बाहर निकली। तब मैंने देखा कि वह आदमी बिस्तर पर बैठकर परेशान था। मुझे आते देख कहने लगा कि तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो? मैंने तभी उसे बहाना बनाया। मैंने कहा कि बस मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है।
तभी उसने मुझे तुरंत अपने गले लगा लिया। कहने लगा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम जब मर्जी अपने माता पिता के घर जा सकती हो और तुम्हारा मायका हमारे घर से 2 से 3 मिनट की दूरी पर ही तो है, फिर तुम चिंता क्यों करती हो। मैंने अपने पति को कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से उससे दूर हो गई। वह भी समझ चुका था कि मुझे अभी वक्त चाहिए। इसी वजह से उसके बाद हम दोनों लाइट बंद करके सो चुके थे। मुझे नहीं पता था कि अब मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालूंगी, लेकिन अपनी मोहब्बत को सामने देखकर अब मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी। दूसरे दिन उठकर सास ने मुझसे कुछ रस्में करवाई थी। उन रस्मों को करने के बाद मैं रमेश को घर के अंदर आते देखी और वह मुझसे कहने लगा कि भाभी। उसके मुंह से भाभी शब्द सुनकर मेरे दिल के टुकड़े हो चुके थे। मैंने उससे प्यार से कहा कि मेरा नाम गंगा है और मैं तुम्हारी ही उम्र की हूँ, तुम प्लीज़ मुझे भाभी मत कहा करो। यह सुनकर वह शर्माते हुए कहने लगा कि ठीक है, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूँगा। आज इतने सालों के बाद मैं रमेश से बात कर पा रही थी, लेकिन उसे अपने प्यार का इजहार बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मैं काफ़ी घंटे तक रमेश से बात कर रही थी। वह मुझे अपने बारे में बता रहा था। वह शहर गया था और वहाँ से मसाज सीख कर आया था और यहाँ पर लोगों की मदद करता है, लेकिन मैं रमेश से बातें करने में इतनी मशरूफ़ हो चुकी थी कि मेरा पति मुझे कई बार कमरे में बुला चुका था। लेकिन तभी रमेश कहने लगा कि अरे भैया, आप क्यों चिंता करते हैं, भाभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यह कहकर दोनों ही आपस में मुस्कुराने लगते। लेकिन यह बात सुनकर मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। मैं तुरंत उठी और वहाँ से अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरे पति विनोद ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, दिन भर काम करके मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। उसके बाद मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट चुकी थी। मेरे पति ने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं जताया। अब मैं रोज़ अपनी सास के काम में मदद किया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ जो वक्त मेरे पास बचता मैं उसे अपने देवर के साथ बिताया करती थी। देवर भी बड़ा ही मजाकिया बन चुका था। वह काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका था। देवर आए दिन लोगों की कमर की मालिश किया करता था और उनकी जोड़ों का दर्द मिनटों में गायब हो जाता। यह देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता। जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ दूसरों की मदद करता है। मेरा भी मन होता कि रमेश मेरी भी कमर की मालिश करे, लेकिन मैं कभी भी रमेश को यह बात नहीं बोल सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मैं अपने कमरे में जाती, रोज रात को मेरे पति मेरे करीब आने लगते। मैं हमेशा उनसे दूरी बनाकर रहती थी। मेरे पति भी बहुत ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने आज तक कभी भी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। वह हमेशा ही मेरी बात को समझा करते थे। उन्हें अक्सर यही लगता था कि मैं कम उम्र की लड़की हूँ और इसी वजह से शायद मुझे वह सब करने में भी डर लगता होगा। इसी वजह से मैं डर रही हूँ और उनसे पीछे हट जाती हूँ। अब मेरे पति हफ्ते में 4 दिन शहर के बाहर रहते थे और वहीं अपना कामकाज करते। मैं अपने पति को फ़ोन भी नहीं किया करती थी और ना ही मुझे उनकी बिल्कुल भी कोई परवाह थी, ना मैं उनका हालचाल पूछा करती थी। यह बात मेरे पति को अच्छे से मालूम थी। जब भी वह मुझे फ़ोन करते तो बस मैं उनकी बातों का चुपचाप हाँ में जवाब दे दिया करती थी। दूसरी तरफ रमेश के साथ मैं घर में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक दिन मेरी सास घर पर नहीं थी, तभी मैंने अपनी कमर दर्द का बहाना किया। तभी रमेश ने मुझे इस हालत में देखा तो वह मुझे उठाकर कमरे तक ले गया और वहां जाकर धीरे से गरम तेल करके मेरे कमर की मालिश करने लगा। रमेश के हाथ लगते ही मुझे अजीब सा एहसास होने लगता। मुझे काफ़ी आराम भी मिल रहा था, लेकिन मैं रमेश से कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अभी मैं रमेश को अपनी बाहों में भर लूं और उससे अपने प्यार का इजहार करूं। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी घर के बेल बजने लगी। हम दोनों ही उस वक्त तुरंत पीछे हट चुके थे। मैं तुरंत भागते हुए नीचे गई। मैंने देखा कि मेरे पति सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह मुझे देखते ही कसकर गले लगा लिए। कहने लगे कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दिया हूँ। मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। अब मैं तुम्हारे साथ ही इस घर में वह वक्त बिताऊंगा। हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पति की बात सुनकर तो मेरे चेहरे की हवाइयाँ उठ चुकी थी। मेरे पति बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते। मैं हमेशा उन्हें बहाना करती थी। सिर्फ रमेश के साथ संबंध बनाना चाहती थी और उसके साथ मैं बेहद खुश थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मन ही मन पागल हो रही थी। किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन मैं इसके बाद बहाना करके किचन में चली गई और खाना बनाने का नाटक करने लगी। मैं जानबूझकर रात तक किचन में काम कर रही थी ताकि मेरे पति सो जाएं
और उसके बाद ही मैं कमरे में जाऊं। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जैसे ही रात को मैं धीरे से कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे पति सो चुके थे, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेटी तो उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने तभी उनसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वह मुझे कहने लगे कि बार बार तुम मुझसे इस तरीके से दूर भागती रहोगी तो कैसे चलेगा, हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं गुस्से से उनको झटक कर खड़ी हो चुकी थी। यह देखकर कहने लगे कि ऐसा लगता है जैसे मैं मानो किसी और की पत्नी को हाथ लगा रहा हूँ। इस बार उनका चेहरा लाल हो चुका था। कहने लगे कि आखिर तुम चाहती क्या हो? शादी के 15 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ना ही तुम मुझसे कुछ बात करती हो और ना ही तुम्हें मेरी कोई परवाह रहती है। सारा दिन बैठकर बस तुम मेरे भाई से ही बातें करती रहती हो, और जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम मुझे धक्का मार देती हो। उस वक्त मेरे पति के मुंह में जो आ रहा था वो मुझे गुस्से से बोलते जा रहे थे। आज उनके भी सब्र का बांध टूट चुका था, लेकिन मैंने उनकी कोई बातों का जवाब नहीं दिया और गुस्से से कमरे से बाहर जा चुकी थी। मुझे और ये सब झेला नहीं जा रहा था, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपनी मोहब्बत को आंखों के सामने देख रही थी। आखिर मैं कैसे किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ? मेरे दिल में एक जुनून सवार हो चुका था। मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ का इजहार नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं रमेश से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगी, यह मैंने सोच लिया था। दूसरे दिन मैंने सोच लिया जब घर पर कोई भी नहीं रहेगा तब मैं रमेश से अपनी कमर की मालिश करवाऊंगी और तभी उसी बहाने में उसे सब कुछ बता दूंगी, और मुझे भी यकीन है कि वह मुझसे ही शादी करेगा। सब कुछ फिर से मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। मेरे पति मुझसे नाराज़ हो चुके थे, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की थी। वह किसी काम से बाहर चले गए थे और मेरी सास भी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने फिर से जानबूझकर किचन में कमर दर्द का बहाना किया और फिर से रमेश मुझे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया। जाते हुए मुझे कहने लगा कि गंगा, तुम हमेशा अपना ध्यान रखा करो, बार बार तुम्हारी कमर में दर्द होता है। फिर से वह मेरी कमर की मालिश करने लगा था। उसके हाथ लगते ही मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। मैं उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैंने तभी उठकर कमरे को बंद किया और रमेश मुझे तब गहरी आंखों से देखने लगा। कहने लगा कि क्या हुआ गंगा? मैंने रमेश से कहा कि मैं तुम्हें कई सालों से एक बात बताना चाहती हूँ। तभी उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कहने लगा कि बताओ गंगा, क्या बात है? तभी मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माता पिता ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है जो कि शहर के बाहर रहता है। मेरी सारी बातें सुनकर रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वह मुझे कहने लगा कि गंगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम मेरे भाई की पत्नी हो और मैं कभी भी उस निगाह से तुम्हें नहीं देख सकता, और मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यह कहते ही वह कमरे से जा चुका था, लेकिन तभी मैं उसका हाथ पकड़कर कहने लगी कि हमारे पास मौका है, मैं उस रिश्ते से पीछे हट जाऊंगी। मैंने कहा कि इस बार तुम्हें अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी काटना चाहती हूँ। हम दोनों की काफ़ी बेसोबसाई हो रही थी। मेरे सर पर एक जुनून सवार हो चुका था। मैं उस वक्त पागल हो चुकी थी। मैं गिड़गिड़ा रही थी। तभी एक दूसरे को पकड़ते हुए मैं सीढ़ियों से गिर चुकी थी और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मैंने आँख खोली तो अपने आप को अस्पताल में पाया। उस वक्त मेरे इर्द गिर्द मेरा परिवार, मेरे माता पिता और मेरा पति भी था, जो कि काफ़ी रो रहा था। उसकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी। वो मुझे बार बार कहने लगा कि तभी पति कहने लगा कि गंगा, सारी गलती मेरी है, मैं हमेशा तुम्हारे करीब आता था, मुझे तुम्हें वक्त देना चाहिए। मेरा पति रोते हुए मुझसे बात कर रहा था, लेकिन मैं बार बार रमेश को ढूंढ रही थी। मुझे डर था कि कहीं रमेश ने सबको सारी सच्चाई तो नहीं बता दी, लेकिन पति की बातों से ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ मालूम नहीं। सब मुझ पर अपना प्यार लुटा रहे थे। सबको मेरी काफ़ी चिंता थी। तभी सब लोगों के जाने के बाद रमेश मेरे पास आया और कहने लगा कि गंगा, तुम समझने की कोशिश करो, जिंदगी में हमें हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं मिलती। तुम्हारी किस्मत में शायद मैं लिखा नहीं था, इसी वजह से मेरे भाई से शादी हो गई। यही किस्मत का खेल है और यही किस्मत का लिखा भी है, जिसे हम कभी भी बदल नहीं सकते। तुम इसी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो और इसी के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरुआत करनी पड़ेगी। उस वक्त मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मैंने कहा कि मैं कैसे जीऊँगी जिसे मैंने बचपन से चाहा था, लेकिन रमेश मुझे बार बार हिम्मत दे रहा था। कहने लगा कि यह बात हम दोनों के अलावा घर में किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और बात को हमेशा के लिए यही ख़त्म कर दो।
यही हम दोनों और तीनों की जिंदगियों के लिए बेहतर रहेगा। यह कहकर वह हमेशा हमेशा के लिए उस दिन मेरी जिंदगी से चला गया था। मैं जब घर वापस आई तो रमेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब मैंने अपनी सास से रमेश के बारे में पूछा तो कहने लगी पता नहीं उसे क्या हुआ था, वह वापस शहर चला गया। कहने लगा वहीं से काम करेगा। मुझे समझ में आ चुका था कि रमेश जानबूझकर यहाँ से चला गया। उसे पता था कि अगर वह मेरे सामने रहेगा तो कभी भी मैं उसके भाई के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी और ना ही उसे कभी भुला पाऊंगी। मैं भी धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ने में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। दिन ब दिन पति की मोहब्बत देखकर मैं बीते हुए कल को भुलाने लगी थी। वह अक्सर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश किया करते थे। मेरे पति ने अब तक मुझे कोई चीज़ की स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं दी थी। धीरे धीरे मैं भी अपने पति के करीब आ चुकी थी और हम दोनों ही खुशी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। फिर 1 साल के बाद मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई थी। अब मैं अपने परिवार के साथ बेहद खुश हूँ। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि रमेश ने उस वक्त जो फैसला लिया था वह सही लिया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।